नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान में भू संचलन के बारे में कि पृथ्वी किस तरीके से संचलन कर रही है, यानी कि गतिशील अवस्था में उसका विस्तार हो रहा है। तो वहीं हम महासागरों में देखते हैं कि महासागरों का भी विस्तार हो रहा है। तो आइए यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से बल कार्य करते हैं, जैसे भूकंप या ज्वालामुखी जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे भू आकृति विज्ञान की रीढ़ भी कहा जाता है। आइए इसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भू संचलन होता क्या है। भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों, भौमिकी प्रक्रमों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो चला है। वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ होना चाहिए कि भौमिकी परिवर्तन सामान्यतः दो तरह के होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार से होते हैं, या तो वो दीर्घकालिक होंगे या लघुकालिक। जैसे हम देखते हैं कि पर्वतों का निर्माण हो रहा है या किसी भी स्थलखंड का विस्तार हो रहा है, तो वह एक और क्लाइमेट अगर परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो 1-2 महीने का कार्य नहीं होता, अचानक ही नहीं हो जाता। वो उसमें हमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब कहीं पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक काल का जो निर्माण होता है उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। अभी अगर मान लीजिए कि कोई अगर हिमालय पिघल रहा, अगर हिमालय पर जो बर्फ़ पड़ी है, जो चट्टानें हैं वो पिघल रही हैं, तो उसमें बहुत समय लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो अचानक ही पिघल जाएगी, उसमें समय लगेगा। तो ऐसे समय को हम दीर्घकालिक परिवर्तन कहते हैं, यानी कि बहुत समय जिसमें लगता है। लघुकालिक परिवर्तन में जैसे हम अचानक भूकंप का आना, ज्वालामुखी घटनाएं होना, ये और अचानक मौसम परिवर्तन हो जाना, तो ये सब घटनाएं पृथ्वी पर अचानक ही हो जाती हैं। तो इस तरीके से भौमिकी परिवर्तन के सामान्य परिवर्तन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। पहला है दीर्घकालिक परिवर्तन और लघुकालिक परिवर्तन, यानी अधिक समय में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन, कम समय में होने वाला लघुकालिक परिवर्तन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन इतने मंद गति से कार्य करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में उनका अवलोकन नहीं कर पाता। इसके विपरीत लघुकालिक परिवर्तन इतने अचानक तथा शीघ्रता से घटित होते हैं, उनका चंद मिनटों या घंटों में आभास हो जाता है। जैसे भूकंप घटनाएं, ज्वालामुखी उद्गार। धरातल को प्रभावित करने वाले बलों को दो वर्गों में रखा गया। जैसे धरातल को प्रभावित करने वाले कितने बल हैं, यानी कि जो बाह्य पृथ्वी के ऊपरी भाग में लगने वाले बल को हम बाह्य बल कहते हैं, और आंतरिक भाग में लगने वाले बल को हम आंतरिक बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। अंतर्जात बल के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होने वाले बल को सम्मिलित किया जाता है, तथा बहिर्जात बलों के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी पटल पर लगने वाले बल को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों से उत्पन्न संचलन को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है कि अंतर्जात बलों से कितने प्रकार से क्रिया हो सकती है। तो पहला है कि आकस्मिक संचलन, यानी जो अचानक हो जाए, और पटल विरूपणी संचलन। अब आइए देखते हैं आकस्मिक संचलन क्या है। यानी सडन मूवमेंट, यानी अचानक उसमें गति होने लगे। जैसे देखिए, आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इस श्रेणी में रखा जाता है जिससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती हैं, यानी अचानक होती हैं, तथा अचानक इसके भूपटल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाता है, जो आकस्मिक संचलन होता है। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा अचानक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का भूपटल के नीचे सील, डाइक, वैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ
आदि के रूप में प्रवेश होता है तथा विभिन्न अभियांत्रिक स्थलों का विकास होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आकस्मिक संचलन में पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे ज्वालामुखी एग्जाम्पल ले लें, तो फिर जो विस्फोट होता है, तो फिर आंतरिक भाग में अगर हम देखें तो वहाँ पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसे शिल, डाइक, बैकोलिथ, लेफोलिथ, फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी घटना के अंतर्गत भूपटल के उन सभी संचलन को शामिल किया जाता है जिनका उदय अंतर्जात बलों द्वारा होता है। तो ये अंतर्जात बलों पर आधारित होते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी हमने पीछे अंतर्जात बलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपणी संचलन। अब यहाँ पर पटल विरूपणी संचलन को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, महाद्वीपीय संचलन और महादेशीय संचलन या पर्वत निर्माणकारी संचलन भी इसे कहा जाता है। महादेशीय संचलन में हम मुख्यतः महाद्वीप से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करेंगे। महाद्वीपीय संचलन का आविर्भाव मुख्य रूप से पृथ्वी के अंतर्जात महादेश जनक से होता है, यानी इपीरियोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के इपीरियस जिसका शाब्दिक अर्थ महाद्वीप होता है और जीनेसिस जिसका शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति होता है, यानी पर्वतों की उत्पत्ति से, महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। दो शब्दों से मिलकर बना है। संचलन की दिशा के आधार पर अगर हम महादेशीय संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अभी यहाँ पर पटल विरूपणी संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया गया। अब महादेशीय जो संचलन है उसको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊपरी मुखी संचलन और दूसरा है अधोमुखी संचलन। तो ऊपरी मुखी संचलन में है कि स्थल भाग के ऊपर उठने वाले बल के कारण महाद्वीपीय भागों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीप का कोई भाग अपने समीप सतह से ऊपर उठ जाता है। इस क्रिया को उत्थान या उभार कहा जाता है। यानी कि समुद्र से क्या होता है कि कभी कभी जो स्थल खंड है वो ऊपर उठ जाते हैं, तो उसे हम उत्थान कहेंगे। दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग जो सागर तल से तटीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे निर्गमन कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई तटीय भाग है तो वो सागर तट से ऊपर उठ गया तो उसे निर्गमन कहेंगे। अगर वही भाग मान लीजिए कि जो तटीय भाग उठा था वो सागर में समाहित हो जाए तो उसे निमज्जन, उसे हम क्या कहेंगे, उसे निमज्जन कहेंगे। पहले आइए इसमें देखते हैं, भी पता चल जाएगा। अधोमुखी संचलन क्या है, इसे पहले तो इसमें देख लिया हमने, निर्गमन संचलन। स्थल भाग के नीचे धंसने वाले बल के कारण महाद्वीपीय भागों में दो तरह के धंसाव होते हैं। प्रथम रूपी स्थल का भाग अपनी सतह से नीचे धंस जाता है। अधोमुखी यानी मतलब नीचे जाना, इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। दूसरे रूप में स्थलखंड सागर तल से नीचे जाने के कारण जलमग्न हो जाता है। इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। यानी अगर हम कहेंगे ऊपरी मुखी संचलन में स्थलखंड का ऊपर आना यानी उमज्जन हो गया, और वहीं स्थलखंड का नीचे जाना तो क्या हो गया, निमज्जन हो गया। पर्वतीय संचलन की बात करें तो अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न पर्वतीय संचलन स्थल रूप की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन संचलन द्वारा भूपटल पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उच्चावचों का आविर्भाव होता है या निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं भूपटलीय बंकन या मुड़ाव। भूपटल यानी पृथ्वी में वलन या बंकन का अभिप्राय उस समय हो जाता है जबकि अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन आमने सामने क्षैतिज रूप में कार्य करने लगते हैं। क्षैतिज अवस्था में पड़ी चट्टानों की परतों से वलन तथा बंकन का प्रभाव अधिक होता है। भूपटलीय मुड़ाव या बंकन को क्षेत्रीय दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला संवलन, दूसरा है वलन। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत
क्षेत्रों में होता है। वास्तव में सम्मलन स्थल का एक प्रकार का क्या है, उभार है, परंतु इसे उत्थान से अलग समझना चाहिए। सम्मलन जो है वो पुनः इसे दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है उत्सम्मलन और दूसरा है अवसम्मलन। क्षैतिज संचलन के आमने सामने सक्रिय होने पर भूपटल में मुड़ाव हो जाता है तथा बीच का भाग अधिक क्या होता है, मुड़ाव के कारण गुंबद के आकार के रूप में ऊपर उभर जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे दो प्लेटें आपस में अगर मान लीजिए टकरा रही हैं तो बीच में क्या होगा कि मैग्मा जो बाहर निकलेगा तो उसमें पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, एक किसी तरीके से गुंबदानुमा आकृति का निर्माण हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो उसी प्रकार से ये उत्वलन भी है। अवसंवलन क्या है, जब क्षैतिज संचलन के आमने सामने कार्य करने वाले चट्टानों के स्थल ऊपर की ओर न मुड़कर नीचे की ओर मुड़ जाते हैं तो उस क्रिया को अवसंवलन कहते हैं। अववलन देखिए, वलन कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मुड़ाव को वलन कहा जाता है। ऐसे मान लीजिए कि लोहे की कोई छड़ है तो वो अगर पड़ी हुई है, धूप में पड़ी हुई है और वर्षा का भी सामना कर रही है तो वो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसमें मुड़ाव पड़ जाएगा। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं। ऊपरी उठे भाग को उपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। यानी वलन जो होता है वो लहरनुमा होता है। अगर ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर जो उठा हुआ भाग है उसे उपनति कहा गया और जो नीचे धंसा भाग है उसे अभिनति कहा गया।